हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँगा कि आप लोगों की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आइए हम लोग चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य की। स्टूडेंट्स, सबसे पहला चीज, जब हम मौर्य डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो बच्चों हम लोगों को पता है कि पूरे विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा डेंसिटी जो है वो मौर्य डेंसिटी है। दैट मीन्स मौर्य वंश का एक बहुत बड़ा साम्राज्य। आइए देखते हैं ये साम्राज्य कितना बड़ा था। मैं बात कर रहा हूं मौर्य साम्राज्य की, तो मौर्य साम्राज्य 265 बीसी के क्रम में हम लोगों को के पास मौजूद रहा है और ये पूरी तरीके से एक बड़े हिस्से के तौर पर मौजूद रहा है। आप ये देख पा रहे होंगे मैप में कि पूरा का पूरा अफगानिस्तान का क्षेत्र जो है वो मौर्यों के क्षेत्र के तौर पर मौजूद रहा। हम ये देख पा रहे हैं ये पूरा हिमालय रेंज का जो एरिया है, श्रीनगर वगैरह के एरिया, हम जानते हैं कि ऐसे भी श्रीनगर का क्षेत्र और श्रीनगर के संस्थापक मौर्य वंश के ही शासक अशोक हुआ करते थे। इसके अलावा हमें ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे बिहार और का क्षेत्र, जिसे हम पाटलिपुत्र के नाम से जान रहे हैं। भारत के दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे हम लोग आंध्र प्रदेश वगैरह का क्षेत्र, मास्की का क्षेत्र हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है। तो ये क्षेत्र हो गया। इसके अलावा श्रीलंका के क्षेत्र तक भी मौर्य वंश का प्रचार प्रसार जो है वो हुआ। बहुत बड़ा साम्राज्य के तौर पर मौर्य साम्राज्य को हम लोग जानते हैं। मौर्य के बारे में जानने का जो स्रोत है वो मौर्य राजवंश और उसके शासन काल के इतिहास को हम 3 हिस्सों में जान पाते हैं। पहला माध्यम हमारा है साहित्य। दैट मीन्स सीधा सा लॉजिक है, कई पुस्तकें, ब्राह्मण साहित्य की बात की जाए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र का बात किया जाए, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस की बात की जाए, कथा सरिसार सागर की बात की जाए, बृहद कथा मंजरी की बात की जाए, कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं जैसे दीपवंश, महावंश, महाबोधि, दिव्यवादन, कुछ जैन ग्रंथ हैं जैसे हेमचंद्र के द्वारा परिष्ट पर्वन, भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र, जैसे कई पुस्तकें मौजूद हैं। कुछ विदेशी विवरण भी हमारे पास मौजूद है। क्योंकि विदेशी विवरणों के बारे में ये कहा जाता है कि यूनान और रोमन के लेखकों का द्वारा यहाँ पे मौर्य साम्राज्य के बारे में कई विवरण मिलता है। क्योंकि हम जानते हैं यूनानी लेखक सेंड्रोकोटस, मेगास्थनीज जैसे लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हुए थे। इसके अलावा पुरातत्व की बात की जाए तो पुरातत्व के संरक्षण के बारे में सबसे अच्छा जो माध्यम है वो अशोक का अभिलेख। अशोक ने के कुल 40 अभिलेखों में मौर्य वंश के बारे में प्रकाश डालने का कार्य करता है और ये 40 अभिलेख अलग अलग जगहों से अलग अलग समय पर हम लोगों को इनकी जानकारियां प्राप्त हुई है। हम लोग लगातार इस सेशन पर बने रहेंगे और हर एक टॉपिक्स पे चर्चाएं हमारी चलते रहेगी। सेशन अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करेंगे और अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले साहित्य के बारे में। देखिए मौर्य साहित्य, मौर्य साहित्य में मुख्य तौर पर जो पुस्तकों की मौजूदगी है वो ब्राह्मण साहित्य के आधार पे एक पुस्तक हमारा है पुराण। चूंकि पुराण में मौर्य वंश का वर्णन है। अब ये देखा जाए कि कौन सा पुराण में भाई, तो एक पुराण है विष्णु पुराण। याद रखिएगा, एक पुराण है जिसका नाम है विष्णु पुराण। इस विष्णु पुराण में मौर्य वंश की हम लोगों को जानकारी मिलती है। मौर्य वंश में जब हम विष्णु पुराण में आते हैं तो विष्णु पुराण में हम लोगों को मौर्य वंश की जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है। दैट मीन्स विष्णु पुराण ये कहता है कि इसमें मौर्य वंश और शुंग वंश की जानकारी हम लोगों को मिली है। ठीक है, मौर्य वंश में पहला जानकारी कहां से मिल गया? विष्णु पुराण से। दूसरी ग्रंथ हम लोगों की है जो है कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र, जो मुख्य पुस्तकें हैं। तीसरा हमारा जो है विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस नाटक। लेकिन इन तमाम पुस्तकों के अलावे बौद्ध ग्रंथों में मैंने पहले ही कहा दीपवंश है, महावंश है, बृहत मंजरी जैसी किताबें हैं, महाबोधि वंश है। कई पुस्तकें मौर्य वंश की जानकारी को देता है। लेकिन सबसे महत्व रखने वाला जो पुस्तक है उसका नाम है
अर्थशास्त्र। याद रखिएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुस्तक के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि ये ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्व इस पुस्तक का है। क्या है इस पुस्तक की खासियत जो मौर्य साम्राज्य के इतिहास को सबसे अधिक वर्णित करता है? आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में अलग अलग हिस्सा बना है, जिसमें 15 अधिकरण की बातें होती है और 180 प्रकरण, मतलब 15 अध्याय है और उस पे 180 टॉपिकों पर ये विभाजित किया गया है। ये भाषा जो इसकी रही थी वो पांडुलिपि, और इसकी खोज करने वाले जो पढ़ने वाले व्यक्ति रहे वो एक आर्य समाज शास्त्री थे जिन्होंने इसे पढ़ा। ये ग्रंथ भले हम लोगों को दिख रहा है इसकी हेडिंग में अर्थशास्त्र, लेकिन याद रखिएगा कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर प्रकाश डालता है। तो कई बार बच्चे अर्थशास्त्र को ही मार देते हैं, मतलब आर्थिक स्थितियों को मारते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र भले हम लोग पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ये पूरी तरीके से राजनीतिक अर्थव्यवस्था, दैट मीन्स आर्थिक अर्थव्यवस्था नहीं, ये पूरी तरीके से मौर्य वंश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की ग्रंथ है। और अर्थव्यवस्था पर एक टीका भी किया गया था, मतलब उसको डिफाइन भी किया गया था माध्यम से, जिसका नाम है पंचिका के नाम से इसको और अच्छे से डिफाइन बाद में किया गया। और इसको डिफाइन करने वाले इंसान जो है वो भट्ट स्वामी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अर्थशास्त्र पर एक और टीका लिखी गई, मतलब उसको तोड़ा गया, जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र को टीकाकरण करने का काम जो है वो भट्ट स्वामी के द्वारा किया गया, जो पंचिका के तौर पर कहा जाता है। इसको हम बात करते हैं अगली पुस्तक की ओर, जिसका नाम है इंडिका। ऐसे एग्जाम इंडिका से भी लगातार क्वेश्चंस देखे जाते हैं कि इंडिका के लेखक कौन है। क्योंकि इंडिका की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्होंने मौर्य प्रशासन के बारे में बताया और मौर्य साम्राज्य को डिफाइन किया कि यहाँ के समाज की कौन सी अच्छी बातें रही है। 7 प्रशासनों के बारे में बताया, जातीय प्रणाली के बारे में बताया, समाज के कुछ प्रथाओं के बारे में इनके द्वारा बताया गया। मेगास्थनीज, चूंकि मेगास्थनीज जो थे वो यूनानी थे। मेगास्थनीज के बारे में जब हमारा अगला सेशन आएगा तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आए हुए थे और उन्होंने यहाँ की स्थितियों को देखा, मौर्य के समाज को देखा, मौर्य के प्रशासन को देखा और उस पर एक पुस्तक उन्होंने लिखा, इंडिका। लेकिन उस पुस्तक को उन्होंने अपने साथ लेकर यूनान चले गए। यही वजह है कि मौर्य का ओरिजिनल बुक हमारे पास इंडिया में उपलब्ध नहीं है और ये पुस्तक लिखने वाले इंसान जो हो गए वो मेगास्थनीज के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज ने। इसकी मूल प्रति अनुपलब्ध है, चूंकि मैंने कहा कि भाई उन्होंने लिखा और अपने साथ लेकर वो यूनान चले गए। इस पूरे पुस्तक में मौर्य प्रशासन, क्योंकि विश्व का सबसे पहला प्रशासन, मैं ये कहूंगा तो मैं ये कह सकता हूं भारत ने दुनिया को प्रशासन करना सिखाया। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ये दुनिया को बताने वाले इंसान जो है और साम्राज्य जो है वो मौर्य है। और अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे लोगों ने इसे पूरे दुनिया को बताया कि प्रशासन कैसे चलता है। तो ये मौर्य प्रशासन के बारे में उल्लेखित किया गया है। इसमें 7 जाति प्रणाली, दैट मीन्स कर्म के आधार पर अलग अलग 7 जातियों का फॉर्मेट दिया गया है। जो मैं नेक्स्ट सेशन में आऊंगा इसके प्रशासन पे चर्चा में हम लोग तमाम चीजों के बारे में और अच्छे से इसको जानेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें मित्रों के बीच। दास प्रथा और ऋण प्रथा के बारे में यहाँ बताया गया कि भाई यहाँ किसी भी तरह की ना दास प्रथा की व्यवस्था थी और ना ही ऋण प्रथा की व्यवस्था थी। अगली पुस्तक हमारी है मुद्रा राक्षस। याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस, तो मिसप्रिंट हुआ है राक्षस, राक्षस नहीं, मुद्रा राक्षस। इसको लिखने वाले इंसान जो है वो विशाख दत्त के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। वो एक्चुअली विशाख दत्त जो थे वो गुप्त काल के समकालीन थे। तो भाई पुस्तक गुप्त काल में ही लिखा गया, लेकिन जानकारी इसकी मौर्य वंश के बारे में मिलती है, मौर्य काल के बारे में मिलती है और मौर्य वंश के बारे में, यहाँ के बारे में यह बताया जाता है इसमें कि किस प्रकार से जैन धर्म के बारे में डिफाइन किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के काल के बारे में। इसके बात करते हैं हम लोग, अगली पुस्तक है चंद्रगुप्त कथा। हम जानते हैं कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था।
तो चाणक्य ने किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर एक संघर्ष के दौर के बाद मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया, ये चाणक्य ने डिफाइन किया है, जिस पुस्तक का नाम चंद्रगुप्त कथा है। इस पे चंद्रगुप्त मौर्य के आत्मा कह सकते हैं हम लोग कि जीवन कथा को दिया गया है और उनके व्यक्तिगत जीवन की जानकारी और संघर्ष के दौर की जानकारी चंद्रगुप्त कथा से मिलती है और ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं अगली पुस्तक का, जो जैन धर्म का है और काफी महत्व रखता है मौर्य वंश के लिए। इस पुस्तक का नाम है परिष्ट पर्वन। ये पुस्तक हमारा है परिष्ट पर्वन, कई बार एग्जामिनेशन हॉल में देखा गया है। ये पुस्तक हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। ये पुस्तक हेमचंद्र ने लिखा है और ये जैन ग्रंथ है। मगध में मौर्य काल के दौरान मगध में जो है वो 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। उस अकाल का वर्णन है और किस प्रकार से जीवन के अंतिम क्षणों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकारा और वो श्रावण वेल बोला, मतलब आज की भाषा में कर्नाटक के क्षेत्रों में गए और एक पहाड़ पर उन्होंने काया कलेश के माध्यम से शरीर को त्यागा। जिस पहाड़ पर उन्होंने शरीर को त्यागा उसी पहाड़ का वर्तमान नाम कर्नाटक में चंद्रगिरी है। चंद्र मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और गिरी मतलब पहाड़ी। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा काया कलेश के माध्यम से शरीर को त्यागना ही चंद्रगिरी पहाड़ के तौर पर जाना गया। मित्रों, ये सेशन कैसा लगा जरूर बताएं। अधिक से अधिक लोगों को शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे लगातार जुड़े रहने के लिए अपना बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं कल फिर इसी समय इसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।